भारत देश का रतन अलविदा कह गया। भारत देश के रतन को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा वो शख्सियत थे जिन्होंने बड़े बड़े अधिग्रहणों के साथ एक स्थिर और विशाल भारतीय समूह को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। यूं ही रतन टाटा को उद्योगपतियों का राजा नहीं कहा जाता। टाटा समूह ने देर रात एक बयान जारी किया जिसमें उनके निधन की जानकारी मिली। 86 साल की उम्र में भी वो एक्टिव थे और वो एक्टिव उद्योगपति 11:30 बजे रात, बुधवार की वो रात थी जब मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 20 सालों से अधिक समय तक चेयरमैन के तौर पर टाटा समूह का रतन टाटा ने नेतृत्व किया था। रतन टाटा के निधन की खबर ने दुनिया भर के, देश भर के नहीं, दुनिया भर के तमाम लोगों को बहुत आहत किया। लेकिन ये नियति है, जिसने जन्म लिया है उसे जाना है, लेकिन वाकई में जाना रतन टाटा जैसा ही चाहिए। उनका जीवन राजा की तरह वो जिए और राजा की तरह गए। राजा इस लिहाज से कि उस राजा ने हर उस तबके का ध्यान रखा जो कि पूरे देश में, पूरे समाज में कई बार ऐसा होता है कि वो नेग्लेक्ट होता है। हम बात कर रहे हैं टाटा समूह के उस व्यक्ति की जिसने 20 सालों तक इस देश को बहुत कुछ दिया, इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई फिल्मी हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां रतन टाटा के निधन पर शोक जताती हुई दिखाई पड़ी। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देती हुई दिखाई पड़ी। सोशल मीडिया पर अपना मैसेज शेयर करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए लोगों का तांता लगा हुआ है और उनके अंतिम दर्शन के लिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 86 साल के इस उद्योगपति को देखने के लिए उनकी अंतिम विदाई में कितने लोग शामिल हुए हैं। टाटा समूह 2023 और 24 में 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक रहा है। भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद सादगी से जीते थे और हर दिल की पसंद थे। उनका सादगी वाला जीवन ही तमाम लोगों के दिलों में उनकी जगह बनाए रखता था। वो उन लोगों में शुमार थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। कई मौके पर उन्होंने गरीबों को, जरूरतमंदों को इतनी मदद दी है कि भारतीयों को उन पर गर्व महसूस होता है। हर एक भारतीय गर्व से ये कहता है कि हाँ, रतन टाटा हमारे देश के हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो समूह का संचालन कर रहे थे। अपनी एक जो भूमिका है, एक जो एक्टिव भूमिका है, वो निभाते हुए वो दिखाई पड़ रहे थे। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो कि कभी मरते नहीं। अलग अलग जो उन्होंने व्यवस्थाएं की हुई हैं, उसकी वजह से वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। आप सब जानते हैं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है, वो दवाएं जो सामान्य तौर पर, वो इलाज जो सामान्य तौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत महंगा होता है, टाटा समूह ने अकेले आधे से कम कीमत पर वहां लोगों का इलाज और दवाएं मुहैया कराई है। इसलिए हमने कहा कि रतन टाटा जैसे लोग मरते नहीं हैं, वो दिलों में जिंदा रहते हैं। रतन टाटा को याद करते हुए टाटा समूह की कितनी कंपनियां हैं, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। संक्षेप में आपको वो भी बताते हैं। कितने क्षेत्रों में टाटा कंपनी काम करती थी, टाटा समूह का काम होता था, देश में स्टार्टअप्स के विकास में रतन टाटा का क्या योगदान रहा है, और उससे पहले रतन टाटा के कारोबारी सफर में किस तरीके की चर्चा होती रही है, वो आपको बताते हैं। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह ने क्या कुछ कहा है, कैसे रतन टाटा को अलविदा कर रहा है टाटा समूह, ये अभी आपको बताने की कोशिश करते हैं। टाटा समूह ने कहा कि हम बहुत बड़ी क्षति के साथ रतन नवल टाटा को विदाई देते हैं। वो वास्तव में एक असाधारण नेता थे जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि राष्ट्र के ढांचे को भी आकार दिया। वाकई में राष्ट्र का जो एक तरीके से कह लीजिए निर्माण में योगदान है टाटा समूह का, आप उससे कभी भी उसको अलग नहीं कर सकते। राष्ट्र विकास और टाटा समूह एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते रहे। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद रतन टाटा भारत लौटे थे।
1962 में उस समूह के लिए काम करना शुरू किया जिसकी स्थापना उनके परदादा ने लगभग 100 साल पहले की थी। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने टाटा समूह की कई टाटा कंपनियों में भी काम किया था, जिनमें टेल्को थी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड जैसी कंपनियां भी शामिल थी जिसमें वो खुद काम कर रहे थे। आगे चलकर उन्होंने टाटा की एक अन्य नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में घाटे को खत्म करके बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई, जिससे उनकी अलग पहचान बनी। 1991 में जब रतन टाटा के चाचा JRD टाटा ने पद छोड़ा, तब उन्हें समूह की कमान सौंपी गई। 1991 से दिसंबर 2012 तक नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया रतन टाटा ने। यह कमान उनके हाथों में उस समय सौंपी गई जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की थी। उसी दौरान सरकार ने अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेश के लिए खोला, जिससे देश में बड़े विकास का दौर शुरू हुआ। अपने शुरुआती दिनों में रतन टाटा समूह की कई कंपनियों में लंबे समय से काबिज कुछ दिग्गजों की शक्तियों पर लगाम लगाने की भी कोशिश की गई। कंपनियों में रिटायर जो होते हैं लोग, उनकी आयु निर्धारित की गई और युवा लोगों को वरिष्ठ पदों पर पदोन्नत किया गया, उनका प्रमोशन किया गया। इस कंपनियों पर उनका नियंत्रण बढ़ता गया। इस तरह की जो कंपनियां थी, उन्होंने दूरसंचार कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज की भी स्थापना की। 1996 में उन्होंने IT फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी अधिग्रहण किया या उसे अपने अधीन किया। समूह की आमदनी में बड़ा हिस्सा देने वाली इस कंपनी को 2004 में सार्वजनिक किया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में समुचित विकास के लिए समूह ने ये निश्चय किया कि उसे भारतीय सीमाओं पर भी देखना होगा। अपनी कारोबारी यात्रा पर 2013 में स्टेफन फोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में टाटा ने कहा, ये विकास की खोज थी और हमें आधारभूत नियमों को बदलना था ताकि हम अधिग्रहण के माध्यम से खुद को आगे ले जा सकें। ये हमने पहले कभी नहीं किया था। समूह ने 2000 में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को $432 मिलियन में और 2007 में एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस को $13 बिलियन में खरीद लिया, यानी इन दोनों का अधिग्रहण किया। यह उस समय किसी भारतीय कंपनी की ओर से की गई सबसे बड़ी विदेशी कंपनी का अधिग्रहण था। इसके बाद टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से ब्रिटिश लग्जरी ऑटो ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का भी अधिग्रहण कर लिया। यह सौदा 2008 में $2.3 बिलियन का हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि हमने जगुआर के बारे में सुना, हमने लैंड रोवर के बारे में सुना और ये सब टाटा की कंपनी थी। टाटा मोटर्स में उनकी पसंदीदा परियोजनाओं में इंडिका, जो कि भारत में डिजाइन की गई, निर्मित की गई, नैनो, जिसे दुनिया की सबसे छोटी और सस्ती कार बताई गई। रतन टाटा ने दोनों मॉडलों के लिए शुरुआती स्केच तैयार किए थे। इंडिका व्यावसायिक रूप से सफल रही, हालांकि नैनो, जिसकी कीमत मात्र $1 लाख थी, लगभग $1200 के आसपास, और जो भारत के आम लोगों के लिए किफायती कार बनाने के उद्देश्य से रतन टाटा ने शुरुआत की थी, वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाई। गड़बड़ मार्केटिंग के कारण नैनो को लेकर थोड़ा नुकसान जरूर उठाना पड़ा। लॉन्च होने के 1 दशक बाद भी इसे बंद करना पड़ा। रतन टाटा एक लाइसेंसधारी पायलट थे जो कभी कभी कंपनी का विमान भी उड़ाते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। वो अपने शांत आचरण, अपेक्षाकृत साधारण जीवन शैली और परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते थे, मदद करने वाले कार्यों के लिए जाने जाते थे, चैरिटी के बादशाह माने जाते थे। समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की लगभग 2/3 शेयर पूंजी परोपकारी ट्रस्टों को जाती है, यानी उन ट्रस्ट को जाती है, उन संस्थाओं को जाती है जो कि लोगों की मदद का काम करती रही हैं, लोगों की हेल्प का काम करती रही हैं, चैरिटी का काम करती रही हैं। टाटा में उनका नेतृत्व विवादों से अछूता नहीं रहा। उन्होंने जिस साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी चुना था, उनसे थोड़े विवाद की भी बीच में खबरें आई। उल्लेखनीय विवाद तब हुआ जब कंपनी ने अरबपति शाहपुरजी पालोनजी परिवार के वंशज साइरस मिस्त्री को 2016 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया। टाटा समूह ने कहा कि मिस्त्री खराब प्रदर्शन करने वाले व्यवसायों की स्थिति में सुधारने में उसको असफल रहे थे, जबकि साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा, जो समूह के चेयरमैन थे, उन पर हस्तक्षेप करने और समूह में एक वैकल्पिक सत्ता केंद्र बनाने का आरोप लगाया था। यह विवाद नहीं याद किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये छोटे मोटे जो विवाद थे वो रतन टाटा की शख्सियत को छू भी नहीं सकते थे।
टाटा ग्रुप कई दिग्गज कंपनियों का संचालन करती रही है। टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में एयर इंडिया, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा चाय, जगुआर, लैंड रोवर, टाइटन, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, स्टारबक्स, वोल्टास, ज़ारा, वेस्ट साइड, कल्पफिट, टाटा एआईजी, टाटा एआईए, टाटा प्ले, टाटा 1mg और टाटा कैपिटल ब्रांड्स जैसे ब्रांड जो हैं वो शामिल रहे। टाटा समूह की कंपनियों ने हाल ही में देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण में भी कदम रखा है। टाटा ग्रुप के मार्केट कैप की बात करें तो ये पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। बिल्कुल सही सुना आपने, आपके पड़ोसी देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के जीडीपी के इस साल के आखिर तक 347 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है, जबकि टाटा ग्रुप का मार्केट कैप जुलाई 2024 में 400 अरब डॉलर के पार का था। टाटा ग्रुप देश का पहला ऐसा कारोबारी ग्रुप है जिसकी कंबाइंड वैल्यूएशन 400 अरब डॉलर को पार कर गई है, लेकिन वो रतन टाटा कभी भी इसे अपने इस सफलता को अपने सिर चढ़ते हुए नहीं दिखाई पड़े, और इतनी बड़ी कंपनी का वो मालिक कभी भी इस तरह की सफलता को अपने सिर पर चढ़ने नहीं देता था, इसलिए वो रतन टाटा थे। ग्रुप की 26 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हैं। आपको बता दें, कंपनी नमक बनाने से लेकर एयरलाइन और सेमीकंडक्टर चिप बनाने तक के कारोबार से जुड़ी हुई है। टाटा समूह के वेबसाइट के अनुसार 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा समूह एक वैश्विक उद्यम है जिसका मुख्यालय भारत में है, जिसमें 10 क्षेत्रों की 30 कंपनियां शामिल हैं। यह समूह 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में काम करता रहा है। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रमुख निवेश, होल्डिंग कंपनी और प्रमोटर है। टाटा सन्स की इक्विटी शेयर पूंजी 66% का हिस्सा जो है वो चैरिटी ट्रस्टों के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सृजन, कला, सांस्कृतिक विकास का समर्थन करते हैं वो ट्रस्ट। 2023 और 24 की अगर बात करें तो टाटा कंपनियों का कुल राजस्व 165 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था। प्रत्येक टाटा कंपनी या उद्यम अपने स्वयं के निदेशक मंडल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत स्वतंत्र रूप से काम करता है, यानी जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनके मार्गदर्शन में। 31 मार्च 2024 तक 365 बिलियन डॉलर से अधिक के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ टाटा के पास 26 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध उद्यम हैं। टाटा ग्रुप बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहा है। वित्त वर्ष 2023 के आंकड़े कहते हैं कि दुनिया भर में टाटा ग्रुप की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10,28,000 के आसपास की थी। टाटा ग्रुप की टीसीएस की अगर बात करें तो वहीं पर 6,15,000 के आसपास लोग काम करते हैं। टीसीएस कर्मचारियों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उनके नेतृत्व में 21 सालों में टाटा समूह का कारोबार 40 गुना से अधिक और मुनाफा 50 गुना से अधिक बढ़ा था। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि रतन टाटा की नेटवर्थ 3800 करोड़ रुपए की थी। टाटा समूह से हटने के बाद रतन टाटा भारतीय स्टार्टअप्स में एक प्रमुख निवेशक के रूप में भी जाने गए। उन्होंने डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम सहित कई कंपनियों जैसे ओला इलेक्ट्रिक, घरेलू और सौंदर्य सेवा प्रदाता अर्बन कंपनी जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किया। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये सारे स्टार्टअप्स में टाटा ने अपने पैसे लगाए थे। उन्होंने स्नैपडील, टी बॉक्स, cashkaro.com की भी काफी मदद की थी। ये सब वो स्टार्टअप्स थे जो कि धीरे धीरे देश में बन रहे थे। रतन टाटा को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार मिले। व्यापार और उद्योग में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया गया था। देश के इस रतन को आज दुनिया अलविदा कह रही है, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि रतन टाटा जैसे लोग वाकई में मरते नहीं हैं, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अमर उजाला की पूरी टीम की तरफ से रतन टाटा को, देश के रतन को श्रद्धांजलि। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।